हाय एवरीवन, हमने कॉन्ट्रैक्ट का ही यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 तीनों कंप्लीट कर दिया। आज हम देखेंगे यूनिट 4। यूनिट 4 में जो हम पहला टॉपिक देखने वाले हैं वो है रेमेडीज अवेलेबल अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये क्या दे रखे हैं यहाँ पे, देखो पहली बात तो क्यों हमें रेमेडीज चाहिए। देखिए, हम जो टॉपिक पढ़ लें वो हम पढ़ लें कॉन्ट्रैक्ट का। जब आप कॉन्ट्रैक्ट देखते हो उसमें क्या होता है, दो लोगों के बीच में कुछ ना कुछ संविदा होती है। पहले तो एक आदमी कोई चीज़ का ऑफर देता है, बी उसे एक्सेप्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं ए ने ऑफर दिया कि मुझे अपनी कार तुम्हें बेचनी है 1 लाख रुपए में, 1 लाख रुपीज़ में, ठीक है। बी पहले तो उसे एक्सेप्ट करता है, लेकिन बाद में बी मुकर जाता है। बी कहता है कि नहीं, अब मुझे तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना। तो ये तो एक, अगर हम देखें तो ये ए के साथ तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, क्योंकि ए ने पहले बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, उसके बाद बी मुकर गया करने से। तो यहाँ पे ए को अगर रेमेडी लेनी है तो वो कोर्ट में जाएगा और उसे अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रेमेडी मिलेगी। तो इसलिए हम लोग जाते हैं कोर्ट में रेमेडी लेने के लिए। तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है अगर कोई भी पार्टी ए या बी या फिर उससे ज्यादा, अगर हम, ये तो दो के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट तो बहुत सारे लोगों के बीच में भी हो सकता है। अगर कोई भी पार्टी रिफ्यूज कर देती है परफॉर्म करने के लिए अपने रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशन, यहाँ पे बी का ऑब्लिगेशन था कि उसे 1 लाख रुपए देना है और ए की कार लेनी है, लेकिन बी ने मना कर दिया। तो वो क्या किया बी ने यहाँ पे किया है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो जो भी एग्रीव्ड पार्टी, मतलब कि जिस भी पार्टी का राइट वॉयलेट हुआ, यहाँ पे ए का राइट वॉयलेट हुआ है, क्योंकि ए का राइट था कि वो अपनी कार बी को बेचे और उससे 1 लाख रुपए दे, लेकिन बी ने मना कर दिया। तो ए का राइट वॉयलेट हुआ, तो ए यहाँ पे कोर्ट में जा सकता है और उसको रेमेडी मिलेगी भी। तो ये है, हमें बस इतना करने के लिए हमें रेमेडीज को पढ़ना पड़ता है। अगर कोई भी पार्टी मुकर जाती है अपने कॉन्ट्रैक्ट से या फिर उसका ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो जो एग्रीव्ड पार्टी, मतलब कि जिस पार्टी का राइट वॉयलेट हो रहा है, वो कोर्ट में जाके रेमेडी मांग सकती है। अब देखिए 6 टाइप है, 6 टाइप से आपको रेमेडी मिल सकती है। इतने पॉइंट दे रखे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। पहला, सूट फॉर रिसेशन। अब ये सूट का मतलब क्या होता है? सूट का मतलब होता है लीगल प्रोसीडिंग, मतलब कोर्ट में केस डालना। आप कब कोर्ट में केस डाल सकते हो? जब रिसेशन हुआ है, मतलब कि जब एक पार्टी मुकर गई है। फॉर एग्जाम्पल, सूट फॉर रिसेशन, पहले हम ये देखते हैं। सूट का मतलब लीगल प्रोसीडिंग, किसके लिए? रिसेशन के लिए, मतलब दूसरी पार्टी ने मना कर दिया। यहाँ पे क्या हुआ है, रिसेशन का मतलब होता है कैंसिलेशन, मतलब दूसरी पार्टी कह रही नहीं, अब मुझे तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना। ऐसा नहीं कर सकते हैं, आपने जब कॉन्ट्रैक्ट बनाया है तो आपको उसे पूरी तरह से कंप्लीट करना पड़ेगा। पर अगर आप मुकर गए हो तो जो एग्रीव्ड पार्टी है वो कोर्ट में जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि आपने, वो किसके अंडर जाएगी? वो जाएगी सूट फॉर रिसेशन के अंदर, क्योंकि आपने यहाँ पे कैंसिल करा है। अब हम इसको पढ़ते हैं, क्या लिखा है इसमें। रिसेशन का मतलब होता है कैंसिल करना ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो जो एग्रीव्ड पार्टी है वो फ्री ऑफ ऑल दिस ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एंड इज एंटाइटल्ड टू रिसीव कंपनसेशन। जिस भी पार्टी का राइट वॉयलेट हुआ है, जब वो कोर्ट में जाएगी तो वो फ्री है अपना कंपनसेशन रिसीव करने के लिए, जो भी डैमेजेस उसको हुए हैं उसके लिए। वो डैमेजेस क्यों होंगे? क्योंकि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, यही हम एग्जाम्पल लेते हैं, ए और बी दो लोग हैं। ए ने बी को बोला कि मैं तुम्हें अपनी कार बेचूंगा, क्या तुम लोगे? बी ने एक्सेप्ट किया है और फिर बी ने बोला ठीक है। ए ने बोला था मैं 1 लाख रुपए में तुम्हें अपनी कार बेचूंगा। बी ने बोला ठीक है, मैं तुम्हारी कार लूंगा, लेकिन तो ए ने बोला ठीक है 1 मंथ के अंदर अंदर तुम मुझे पैसे दे देना। बी जैसे ही 1 मंथ कंप्लीट होता है या 1 मंथ कंप्लीट होने वाला होता है, बी कहता है नहीं, अब मुझे तुम्हारे इससे कार नहीं लेनी है। तो जो ए है वो कहेगा अरे तुमने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो ये इन द आई ऑफ लॉ तुमने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। अगर ए कोर्ट में जाएगा तो वो वहां पे अपना पॉइंट देगा, वो कहेगा सर 1 महीने का मैंने इसे समय दिया था, अगर ये मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते तो मुझे लॉस होगा, क्योंकि मेरे पास और भी ग्राहक आ रहे थे, उन्होंने भी मुझसे कहा था कि मैं आपकी कार लेना चाहता हूं और ये कार बेच के मुझे कहीं और पैसे लगाने थे, मुझे अपना हाउस लेना था, कुछ भी उसे आगे जाके यूज करना था, या फिर उसको किसी मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए चाहिए थे। तो यहाँ पे कोर्ट बोलेगी बिल्कुल बी ने ए का टाइम भी वेस्ट करा है और जहां वो दूसरी जगह पैसे देने वाला था वो भी उसने वहां पे उसका वायलेशन करा है, तो इस वजह से बी को कंपनसेशन देना पड़ेगा। अब वो कोर्ट डिसाइड करेगी कि कोर्ट क्या बी को कंपनसेशन देने के लिए कहती है। या तो वो कहेगी नहीं, आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था, आपके पास कोई वैलिड रीजन नहीं है कॉन्ट्रैक्ट को वायलेट करने का, कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करने का, तो आपको ये कॉन्ट्रैक्ट बनाए रखना होगा। वो कोर्ट पे डिपेंड करेगा। लेकिन हम यहाँ क्या पढ़ लें कि किस बेसिस पे आप रेमेडी मांग सकते हो। पहला बेस ये है कि इसने मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया है। दूसरा जो बेस है वो है कि सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। देखो कभी कभी क्या होता है ना, कोर्ट आपको डैमेजेस के लिए कंपनसेशन दे देता है, लेकिन वो कंपनसेशन से आपका काम नहीं चलता है। मतलब आप, फॉर एग्जाम्पल अब मैं बताती हूँ कि क्या होता है। ए और बी दो लोग हैं, इससे पहले हम एक बार पढ़ लेते हैं यहाँ क्या लिखा है। इन सम केसेस डैमेजेस में नॉट बी एन एडुकेट रेमेडी। किसी केसेस में डैमेजेस एडुकेट रेमेडी नहीं होती, मतलब जो कंपनसेशन हमें मिला है वो
एडुकेट रेमेडी नहीं है, किसके लिए, जो आपने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है उसके लिए। तो इस केस में द कोर्ट में एट इट्स डिस्क्रिशन, देखो सब कुछ कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, कोर्ट अपने डिस्क्रिशन पे ये सूट कह सकती है कि नहीं आपको कुछ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करना ही पड़ेगा, आपको वो काम करना ही पड़ेगा, डायरेक्ट द पार्टी इन डिफॉल्ट टू कैरी आउट हिज प्रॉमिस, आपको अपना प्रॉमिस करना ही पड़ेगा जो कि एक्चुअल टर्म्स और कंडीशन के लिए। इसका मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल बताती हूँ क्या है। देखो मान लिया जाए ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ए जो है वो एक होटल वाला है, या फिर हाँ एक होटल वाला है, और बी जो है वो एक सिंगर है। तो यहाँ पे ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, ए बी से कहता है तुम्हें मेरे होटल में आना पड़ेगा, और वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने टिकट ले लिया है, तुम्हारे 1 वीक के बाद जो शो होने वाला है तुम्हारा, उसके लिए 100 लोगों ने टिकट लिया है, तुम्हें वहाँ पे आके गाना गाना पड़ेगा और मैं तुम्हें पैसे दूंगा। बी कहता है बिल्कुल मैं 1 हफ्ते बाद आऊंगा और मैं उन 100 लोगों के सामने गाना गाऊंगा। लेकिन 1 हफ्ते के बीच में बी मना करता है, बी कहता है नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा। अब ए जो है वो कोर्ट में जाएगा, वो कहेगा सर मेरे साथ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो यहाँ पे कोर्ट कहे कि बिल्कुल, तो हम अब यहाँ पे ये भी कहेगा कि लेकिन ये कंपनसेशन से मेरा काम नहीं चल सकता है, वो अपने पॉइंट देगा, वो कहेगा सर ये बी को आना ही पड़ेगा क्योंकि मैंने 100 लोगों से एडवांस में पैसा ले लिया है। तो कोर्ट यहाँ पे, कोर्ट का डिस्क्रिशन है, कोर्ट को लगेगा कि हाँ अगर सिंगर के पास कोई वैलिड रीजन नहीं है नहीं आने का, अगर सिंगर कोई वैलिड रीजन दे दे कि सर मेरी तो तबियत खराब है, मेरा तो हाथ पैर टूट रखा है, तो वहां पे कोर्ट कहेगा कि आप अपने बदले किसी और सिंगर को भेज दो। लेकिन अगर सिंगर कोई वैलिड रीजन नहीं दे पा रहा है तो वहां पे सिंगर को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करना ही पड़ेगा। मतलब कोर्ट वहां पे डायरेक्ट कर देगा कि आपके खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग आई है, अब आपने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच तो कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी आपको अपने ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ड्यूटी को परफॉर्म करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डैमेजेस जो है, डैमेजेस से काम नहीं चल सकता है। जो एग्रीव्ड पार्टी है उससे कंपनसेशन से कोई भी हम फायदा नहीं दे सकते, क्योंकि उसने 100 लोगों से एडवांस में टिकट ले लिया है। तो ये जो होटल वाला है अब इसको 100 लोगों को आंसर देना है, उससे बेटर है कि आप आके गाना गा के निकल जाओ। तो ये है सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अब तीसरा है सूट फॉर इंजंक्शन। देखो अब यहाँ सूट का मतलब आपको पता है ना, लीगल प्रोसीडिंग लेके आई जा रही इंजंक्शन के लिए। इंजंक्शन का मतलब होता है कुछ समय के लिए रोक देना, मतलब कोई भी काम हो रहा है उसे कुछ समय के लिए रोक दो। अब यहाँ पे ना इन्होंने एग्जांपल में समझा रखा है। देखो इट मे बी डिफाइंड, मतलब इंजंक्शन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये एक तरह का ऑर्डर होता है कोर्ट का। कोर्ट ये कहता है कि कुछ समय के लिए जो ये काम है उसको रोक दो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अब मैं बताती हूँ, ए की ना एक बहुत बड़ी माइन है। अब ए अपनी माइन में क्या कर रहा होता है, डिग कर रहा होता है, मतलब कि खुदाई कर रहा होता है और वहां से पत्थर निकाल रहा होता है, मिट्टी निकाल रहा होता है, कुछ भी निकाल रहा होता है। लेकिन ये जो माइन होती है ना एक फॉरेस्ट के पास होती है। अब ए क्या करता है, यहाँ पे बहुत सारे पेड़ भी काट देता है। अब आपको पता है कि एनजीओ तो आपको पता है एक ऐसा ही एक एनजीओ होता है जो कि इन्वायरमेंट को बचाने का काम करता है। वो एनजीओ जो होता है वो कोर्ट में जाता है, वो कोर्ट में ये बोलता है कि सर ये जो ए है इसने बहुत सारे पेड़ों को काट दिया, आप प्लीज इसकी माइन के काम को रुकवा दीजिए क्योंकि इससे हमारे पेड़ों का नुकसान हो रहा है। तो कोर्ट यहाँ पे भी कोर्ट का डिस्क्रिशन होगा। कोर्ट अपने डिस्क्रिशन से अगर कोर्ट को लगेगा कि ये सिर्फ ये मिट्टी निकालने की वजह से इसको तो थोड़ी बहुत मिट्टी निकाले लेकिन उससे ये लाखों पेड़ों को कट कर रहा है, तो कोर्ट यहाँ पे एक ऑर्डर दे देगा। कोर्ट कहेगा माइन अभी तुम रुक जाओ। कोर्ट ये ए से बोलेगा अभी तुम अपना माइन के काम को रोक दो, पहले हम वहां पे कमेटी बिठाएंगे, देखेंगे कि कितने पेड़ों का नुकसान हो रहा है, कितना डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। अगर हमें लगेगा कि तुम फालतू में पेड़ों को कट कर रहे हो तो फिर हम तुम्हें नहीं करने देंगे, लेकिन जब तक कमेटी की रिपोर्ट नहीं आती तब तक तुम अपने काम को रोक दो। तो वो होता है इंजंक्शन, मतलब तब तक तुम अपने काम को स्टे लगा दो। वही यहाँ पे सेम लिखा हुआ है। ए जो है वो एक ओ करता है माइन और वो कॉन्ट्रैक्ट करता है बी के साथ, जिससे वो सारा वो ये जो है ये ए बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, कहता है कि तुम्हें जितने भी पत्थर वहां पे माइन पे निकालने हैं तुम निकाल लो। फिर वहां पे एक एनजीओ आता है, एनजीओ कोर्ट को अप्रोच करता है, कहता है कि ये पत्थर निकालने के बहाने से पेड़ों को काट रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। फॉरेस्ट का डिफॉरेस्टेशन मतलब कि फॉरेस्ट को काट रहे हैं। तो कोर्ट यहाँ पे ऑर्डर देता है इंजंक्शन का। इंजंक्शन का मतलब होता है स्टे, कुछ समय के लिए रुक जाओ। अब वो कोर्ट का डिस्क्रिप्शन होगा कितने समय के लिए। अब कोर्ट पहले कमेटी बिठाएगा, देखेगा कितने पेड़ काटे जा रहे हैं, उसके बाद वो अपना फाइनल बताएगा। इसका एक केस है। अब ये जो सूट फॉर इंजंक्शन है ना, इसमें आप एक केस लिखोगे, वॉरेन ब्रदर वर्सेस नेल्सन का केस है। इस केस में क्या होता है ना, इस केस में क्या होता है कि एन नाम की एक मिनट रुकना, हाँ, जो ये एन होती है ना, एन फॉर्म एक्ट्रेस, एन एक हीरोइन होती है, एक एक्ट्रेस होती है जो एग्री करती है कि वो वॉरेन ब्रदर्स के साथ 1 साल तक पिक्चरों में काम या उनके प्रोडक्शन हाउस के ओर से काम को निभाएगी। तो वो क्या करती है, उसी 1 साल में वो वो एक एक्स नाम के इंसान के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट में आ जाती है। तो यहाँ पे वॉरेन ब्रदर्स कोर्ट में जाते हैं, वो कहते हैं कि इस एन एक्टर ने, इस एन जो ये हीरोइन है, इसने हमारे साथ 1 साल तक काम करने के लिए कहा था। तो कोर्ट कहती है
कि बिल्कुल ये एन का एग्रीमेंट, एन का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पहले आपके साथ बना है, इसी बीच इसने एक्स से भी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है कि मैं तुम्हारे साथ भी काम में आऊंगी। तो यहाँ पे कोर्ट कहती है कि अभी कोर्ट एन से कहती है कि हम तुम्हें इंजंक्शन, हम कह रहे हैं कि तुम्हें एक्स के साथ इंजंक्शन में आओ, मतलब एक्स को तुम अभी स्टे में रखो, पहले तुम ये जो वॉरेन ब्रदर्स के साथ तुमने काम किया इसको कंप्लीट करो, 1 साल जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद तुम एक्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ सकती हो, तब तक हम तुम्हारे इस एक्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट में इंजंक्शन लगा रहे हैं, मतलब हम तुम्हारे में स्टे लगा रहे हैं दूसरे वाले कॉन्ट्रैक्ट में। तो ये होता है सूट फॉर इंजंक्शन। अब है सूट फॉर डैमेजेस। अगर किसी एक पार्टी को लॉस हो जाए कॉन्ट्रैक्ट में, तो वो पार्टी भी कोर्ट में जाएगी और कहेगी सर मैं लीगल प्रोसीडिंग ला रही हूँ डैमेजेस के लिए, जितना भी मेरा नुकसान हुआ है, जितना भी मेरा डैमेज हुआ है उसके लिए मुझे कंपनसेशन दिया जाए। तो बस यही लिखा हुआ है, इट इज़ अ मॉनेटरी कंपनसेशन, मतलब जितना भी डैमेज हुआ है उसके लिए आपको मॉनेटरी कंपनसेशन दिया जाएगा जिस भी पार्टी ने वो डैमेज किया है, और जिस भी पार्टी को सफर हुआ है डैमेज, वो पार्टी आपसे वो डैमेजेस का कंपनसेशन ले लेगी। तो आप सूट फॉर डैमेजेस भी ला सकते हो। तो सूट फॉर रेस्टिट्यूशन में क्या है ना, इसमें यह है कि सेक्शन 65 में सूट फॉर रेस्टिट्यूशन दे रखा है। रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है आप वापस लेते हो कोई चीज़, मतलब आपने कोई चीज़ दी है अब आप उसको वापस लेते हो। कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो वॉइड हो जाए, मतलब जो शून्य हो जाए, आपने एग्रीमेंट में तो बनाया है लेकिन वो शून्य हो चुका है, या कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो शून्य हो चुका है, अगर आपने कोई चीज़ उसमें पहले एडवांटेज दी है, या फिर आपने कोई चीज़ पहले दी है उसमें, आपने कोई पैसा दिया है या कोई ऐसी कीमती वैल्यूएबल चीज़ दी है, लेकिन फिर वो कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट वॉइड हो चुका है, तो आप वो चीज़ वापस ले सकते हो। इसका एग्जाम्पल देखो, ए जो है वो बी को 10,000 रुपये देता है और बी उससे प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हारी बेटी से पक्का शादी निभाऊंगा। तो मतलब ए चाहता है कि बी उसकी बेटी सी से शादी कर ले और वो इसके लिए उसे 10,000 रुपये दे देता है। लेकिन क्या होता है कि शादी होने से पहले ही सी की डेथ हो जाती है। अब ए ने तो 10,000 रुपये बी को पहले ही दे दिए, अब सी की डेथ हो गई, तो ए बी से अपने 10,000 रुपये मांग सकता है। अगर बी उसे पैसा नहीं देगा तो ए कोर्ट में जाएगा और वो सूट ले आएगा रेस्टिट्यूशन के लिए। वो कहेगा सर मैंने बी को 10,000 रुपये दिए थे और इसलिए दिए थे क्योंकि बी ने कहा था कि मैं तुम्हारी बेटी सी से शादी करने के लिए राजी हूं। अब मेरी बेटी की तो डेथ हो गई लेकिन अब बी मुझे पैसा नहीं दे रहा, तो कोर्ट कहेगा बी को पैसा देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब सी की तो डेथ हो चुकी है, तो जो कॉन्ट्रैक्ट बना था वो खत्म हो चुका है, तो बी को पैसा वापस करना पड़ेगा ए को। तो ये 5 है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो लास्ट में आता है वो होता है सूट फॉर क्वांटम मैरिट। अब ये सूट फॉर क्वांटम मैरिट को जानने से पहले आपको देखना पड़ेगा ये क्वांटम मैरिट क्या होता है। देखो कभी कभी हम क्या करते हैं ना, हम कभी मान लिया जाए अगर एग्रीमेंट हो रहा है ए और बी के साथ, अब ए बोलता है बी से कि ए जो है उसका हाउस है, ए का घर है और बी वहाँ पे पेंट करता है, PNT पेंट करता है। ए बोलता है बी से कि भाई तू मेरे घर में पेंट कर दे और मैं तुझे इसके लिए 1 लाख रुपए दूंगा और तू बस मेरे घर में पेंट कर दे। बी कहता है ठीक है मैं तुम्हारे घर में पेंट कर दूंगा और मैं तुमसे 1 लाख रुपए दूंगा। अब बी जो है वो आधा घर पेंट भी कर देता है, लेकिन फिर उसके बाद ए क्या करता है, ए मना कर देता है। ए कहता है अब मुझे तेरे से पेंट नहीं करवाना। तो वहां पे बी कोर्ट में जाएगा, बोलेगा सर मैंने आधा घर पेंट किया है, तो जितना मैंने काम किया है उसका मुझे पैसा मिलना चाहिए। तो बस वही क्वांटम मैरिट है, मतलब जितना मैंने काम किया है, जितना पैसे का मैं हकदार हूं उतना मुझे मिलना चाहिए। तो क्वांटम मैरिट रिफर करती है एज मच इज अर्न, मतलब जितना मैं काम कर चुका हूं उतना मुझे पैसा आपको देना पड़ेगा, उतना मैं अर्न करने का हकदार हूं। यही ये कह रहा है। इन सम केसेस व्हेन वन पार्टी फॉर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज प्रिवेंटेड फ्रॉम फिनिशिंग हिज पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बाय द अदर पार्टी। अब बी तो यहां पे चाहता था ए का पूरा घर पेंट करना और 1 लाख रुपए लेना, लेकिन ए ने ही मना कर दिया कि नहीं अब मुझे तेरे से पेंट नहीं करवाना, और अब ए ये कहेगा मैं तुझे पैसे भी नहीं दूंगा। तो बी वहां पे कोर्ट में जाएगा, कहेगा सर मैंने आधा घर पेंट किया है और इसलिए मुझे उतना पैसा मिलना चाहिए। कोर्ट कहेगा बिल्कुल, क्वांटम मैरिट के अंदर आपका केस हम एंटरटेन करेंगे, मतलब हम आपको एंट्री देंगे कोर्ट में, आपको बिल्कुल पैसा मिलेगा क्योंकि आप क्वांटम मैरिट के अंदर आते हो, आप हकदार हो जितना काम आपने किया है उसको पाने का, उसको उतना पैसा पाने का। तो बस ये ही कैन क्लेम क्वांटम मैरिट फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ, लेकिन जो एग्रीव्ड पार्टी है मस्ट बी पेड, जो ये बेचारा पेंटर है, ये एग्रीव्ड पार्टी है, वो मस्ट बी पेड, उसको पैसा मिलना चाहिए जितना भी पार्ट उसने परफॉर्म किया है। तो ये क्वांटम मैरिट है। तो इस क्वांटम मैरिट को हम अभी आगे भी देखेंगे क्योंकि ये पूरा एक यहाँ पे टॉपिक आता है क्वांटम मैरिट का, इसको हम देखेंगे आगे। तो ये इंट्रोडक्शन था रेमेडीज पाने का। जब भी आपका कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होगा तो आप ये 6 चीज़ों में रेमेडीज ले सकते हो। थैंक यू।